जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। देखिए, संसाधन भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसोर्स जियोग्राफी। संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्र विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है। यानी जो संसाधन भूगोल है वो भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूप का अध्ययन है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। यानी प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। यानी कोई भी संसाधन जब तक संसाधन नहीं बनता, यानी कोई भी संसाधन जब तक संसाधन नहीं बनता, जब तक वह मानवीय उपयोग में नहीं आ सके, मानव अपनी बुद्धि के द्वारा उसका उपयोग नहीं कर सके, तब तक वो संसाधन नहीं बनता। ठीक है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल करोड़ों वर्ष से भूमि के नीचे स्थित थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेट्रोलियम निकालने तथा दोहन करने का तकनीकी के विकास के बाद वर्तमान में पेट्रोलियम आर्थिक तंत्र का प्रमुख संसाधन बन गया है। यानी कहने की बात यह है कि जो पेट्रोलियम और कोयला 19वीं शताब्दी से पहले भी धरती पर विद्यमान थे, धरातल के नीचे थे, लेकिन उन्हें संसाधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। वह संसाधन की श्रेणी में जब आए, जब उनका उपयोग मानव करने लगा, उनके उपयोग को मानव समझने लगा कि इनको उपयोग कैसे और किस प्रकार किया जा सके। ठीक है। तो मानव ने जब इन पे अपना रिसर्च किया तो उससे पता चला कि ये ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्पादित करते हैं, तो हम इसका उपयोग ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। जैसे ही मानव ने इसका उपयोग किया, ये संसाधन की श्रेणी में आने लगे, संसाधन बन गए। ठीक है। इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। इन सभी तथ्यों का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो किस में किया जाता है? संसाधन भूगोल में किया जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नांकित 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण। यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उद्भव और वितरण, यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनका वितरण यानी कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं। ठीक है। सेकंड पे देखिए, मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंधों का अध्ययन। यानी जो मानव संसाधन है तथा वातावरण से संबंधों का अध्ययन। थर्ड पे देखिए, संसाधन के उपयोग का अध्ययन। यानी संसाधनों का उपयोग का अध्ययन, यानी संसाधन का जो उपयोग है वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है। चौथे नंबर पे देखिए आप, 4 नंबर पे, संसाधन संबंध एवं नियोजन का अध्ययन। जो संसाधन संबंध यानी जो संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन, जो संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन। वापस रिपीट कर देता हूँ, संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन। चौथे नंबर पे क्या है? संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन। आगे देखिए, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, इसे भी बांटा गया है कुछ भागों में। देख लेते हैं कौन कौन से। जिसे प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, इसे बांटा गया है जल, मृदा, वनस्पति, जंतु जगत एवं खनिज। जल, जल जो जल का जो प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन में नदी, नहरें, तालाब या महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। मृदा में जो उपजाऊ जैविक मृदा है, काली, लाल मिट्टी, यानी कई प्रकार की जो मृदा है उनको सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति, वनस्पति में जो जीव, जो अपने पेड़ पौधे हैं, विशालकाय जो वृक्ष हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। छोटी घास से लेके विशालकाय जो वृक्ष हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
जंतु जगत में जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, और खनिज में खनिज संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, कोयला, डीजल, लोहा, इन सारे खनिज संसाधनों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अब मानव संसाधन, वृद्धि, वितरण, मानवीय छाट, संस्कृति एवं कौशल। जो मानवीय वृद्धि, जो वृद्धि है यानी जो संसाधन है उनमें मानव ने वृद्धि की है। जैसे वृक्ष है, वृक्षों को काटने के बाद में एक की जगह दो लगा दिया, तीन लगा दिया, तो उनमें वृद्धि की। वितरण की जो संसाधन है वो मानव के कारण, जैसे वृक्षों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका वितरण पाया जाता है, यानी जो संसाधन है वह उन वितरण के रूप में मानव ने उनका वितरण भी किया है। मानवीय छाट, मानव ने क्या है अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया, उनको छाटा है। ठीक है। संस्कृति, अपनी संस्कृति के अनुसार मानव क्या है संसाधनों का उपयोग करता है। क्वेश्चन, मानव अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर संसाधनों का उपयोग करता है और उन्हें अपने उपयोग के लायक बनाता है, उनका महत्व को बढ़ाता है। जैसे लोह है, लोह का उपयोग करके मानव ने क्या है उससे मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन या अपने जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया। तो मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग करते हुए उसको अपने उपयोग के लिए बना लिया। ठीक है। अब बात करते हैं संसाधन उपयोग। जल, भूमि, सौर ऊर्जा, मृदा, जीवाश्म संसाधन, वनस्पति एवं जंतु जगत एवं खनिज। मानव क्या करता है इन संसाधनों का उपयोग करता है। जल का पीने में उपयोग करता है, कृषि के लिए उपयोग करता है, भूमि का रहने के लिए उपयोग करता है, सौर ऊर्जा का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। साथ ही जो सौर ऊर्जा अपने विद्युत ऊर्जा के रूप में यानी कई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक है। मृदा, मृदा का उपयोग मानव जो कृषि कार्यों के लिए करता है, भवन निर्माण के लिए भी करता है। जीवाश्म संसाधन, वनस्पति एवं जंतु जगत। वनस्पति का उपयोग मानव अपने खाद्यान्न की पूर्ति में करता है, जंतुओं का उपयोग अपने मनोरंजन एवं खाद्यान्न की पूर्ति के लिए करता है। खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों का उपयोग मानव अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, अपने विकास के लिए खनिजों का प्रयोग मानव करता है। आगे देखिए, संसाधन प्रबंधन, संसाधनों का मानव को प्रबंधन करता है, जिससे क्या है वो भावी पीढ़ियों तक वो चल सके, आगे वाली जो पीढ़ी है वहां तक भी मानव संसाधन छोड़ सके। अब प्रबंधन में क्या क्या आते हैं, मूल्यांकन, पहले इन संसाधनों का मूल्यांकन करेगा कि कौन से संसाधन आगे भविष्य तक उपलब्ध हो सके, या कौन सा संसाधन जो कम मात्रा में उपलब्ध है उनका कम से कम उपयोग कर सके। संरक्षण, मूल्यांकन करने के बाद में उनका संरक्षण करेगा कि कौन सा संसाधन तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, तो उन संसाधनों का मानव क्या करता है संरक्षण करता है अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, जिससे मनुष्य की आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। अनुकूल उपयोग, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ उनको नहीं करना चाहिए। नियोजन रणनीति, नियोजन रणनीति को अपनाना चाहिए। मानव क्या है नियोजन रणनीति को अपनाता है। इसमें क्या है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार सोच विचार करके ही संसाधनों का उपयोग कर सकता है और साथ ही उन्हें पुनः प्राप्त कर सके। जैसे लोहा है, लोहा को मोटरसाइकिल बनाया, जैसे ही मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसके उपयोग की नहीं है तो उससे वापस गलाकर बाल्टी या बर्तन या अन्य चीज में उसका उपयोग कर लेता है। ठीक है। आगे देखिए, संसाधन भूगोल का महत्व है। वर्तमान युग में तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के दौर संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अध्ययन बिना आर्थिक तंत्र को चलना असंभव या असंभव सा प्रतीत हो रहा है, यानी इसके अध्ययन बिना आर्थिक तंत्र को चलना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक दशा में हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी वहाँ के संसाधन उपलब्धता अथवा कमी के अध्ययन से हो जाती है। यानी विश्व के जो विभिन्न देशों की जो आर्थिक दशा है उसकी हम जानकारी वहाँ के संसाधन के उपयोग के आधार पर भी लगा सकते हैं, संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भी लगा सकते हैं। जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध है वहाँ का जो विकास है वो अधिक होगा। ठीक है। और जहाँ पे संसाधन नहीं है वहाँ का विकास भी नहीं हो पाएगा। आर्थिक समस्या की जानकारी के लिए संसाधनों का भू आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यानी जो आर्थिक समस्या की जानकारी के लिए संसाधनों का भू आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन किया जाना क्या है आवश्यक है।
संसाधन भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के कारण भी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है संसाधनों की मांग एवं पूर्ति का निर्धारण। जो संसाधन है उनकी मांग एवं उनकी पूर्ति का निर्धारण। आज किसी भी देश में बढ़ती जनसंख्या की मांग के लिए विभिन्न संसाधनों की आपूर्ति किस प्रकार की जाए ताकि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संभव हो सके, यानी इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संभव हो सके तथा मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। यानी आज क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करें जो सभी जनसंख्या उसको उपयोग कर पाए और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, जीवन स्तर सुधर सके, उनकी जो सभी जनसंख्या उनकी आपूर्ति हो सके, सभी जनसंख्या को संसाधनों की आपूर्ति हो सके। इस प्रकार से संसाधनों का हमें उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के दौर में संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है, जबकि विश्व की जनसंख्या 2001 में 613.4 करोड़ तथा 2011 में 700 करोड़ हो चुकी है। यानी जो जनसंख्या है 2011 में विश्व कितनी है, 700 करोड़ हो चुकी है। इस जनसंख्या का दबाव संसाधन पर पड़ने से वहाँ की पारिस्थितिकी, यानी इस जनसंख्या का दबाव वहाँ के संसाधनों पर पड़ने से वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी क्या है, जनसंख्या अधिक है, संसाधनों की मांग बढ़ी है, संसाधन एक सीमित अवस्था में है, तो जैसे ही संसाधनों की मांग बढ़ी है तो संसाधन का दोहन क्या है, बहुत तीव्र गति से बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिससे संसाधन नष्ट होने की कगार पे है, जिससे क्या है वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन सभी स्थितियों के समाधान संसाधन भूगोल युक्ति संगत प्रस्तुत करता है। यानी इन सभी जो समस्या है उनका जो समाधान है वो संसाधन भूगोल युक्ति संगत प्रस्तुत करता है, क्योंकि संसाधन भूगोल क्या कहता है कि जो संसाधनों का अनुकूल उपयोग, उनका नियोजन करना चाहिए, साथ ही उनको क्या है, संसाधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। सेकंड पे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। संसाधन भूगोल का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं नियोजन करें कि राष्ट्रीय दृष्टि से उनकी पोषणीयता बनी रहे। यानी जो संसाधन भूगोल है उसका अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि हम किस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं नियोजन करें कि जो राष्ट्रीय दृष्टि से उनकी पोषणीयता बनी रहे तथा भावी पीढ़ियों को संसाधन संकट या पारिस्थितिकीय संकट का सामना नहीं करना पड़े। जो मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं, यानी जो भावी पीढ़ियां, उन्हें संसाधन संकट या पारिस्थितिकीय संकट का सामना नहीं करना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण की विधियां मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधनों के जो उपयोग है एवं जो संरक्षण है, जो मनुष्य की जो ज्ञान की जो विधियां है उन पर निर्भर करती है, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। यानी मानव क्या है, संसाधनों का कैसे उपयोग करता है और कितनी मात्रा में करता है, जो मनुष्य की जो वैज्ञानिक तकनीक है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मानव उनका उपयोग करेगा तो उन्हें वापस क्या है, पुनर्प्राप्ति भी करेगा, उनका पुनः चक्रीकरण भी कर लेगा, तो संसाधन का खनन करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मानव को। ठीक है, जैसे जो लोहा है, लोहे का क्या है, अगर मानव पुनर्चक्रण में उसे 98% तक प्राप्त करता है या 100% प्राप्त करता है, 100% प्राप्त करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर 90% या 98% के समथिंग भी उसे प्राप्त करता है तो मानवीय जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है, संसाधनों का दोहन कम हो सकता है। आगे देखिए इस पर राजनीति नीतियों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए संसाधन भूगोल का प्रत्येक सभ्य एवं सामाजिक नागरिकों के सम्मानीय राजनीति एवं नियोजन करने वाले अर्थशास्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक तंत्र का निर्माण करने वाले लोगों के लिए भी संसाधन भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। जो आर्थिक तंत्र का निर्माण करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी संसाधन भूगोल का ज्ञान आवश्यक है।
क्योंकि आर्थिक प्रगति के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि जो आर्थिक प्रगति के लिए वे पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। जो आर्थिक तंत्र का निर्माण करने वाले लोग हैं उनके लिए भी संसाधन भूगोल ज्ञान अति आवश्यक है। अगर उनके पास में संसाधन भूगोल का ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या करते हैं, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो संसाधन उनका दोहन अधिक मात्रा में करता है, जिससे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और जो संसाधन है उनका उपयोग वो अनुकूल ढंग से नहीं करते हैं, वो उनका उपयोग अधिक से अधिक करते हैं, जिससे क्या संसाधनों की कमी होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए जो आर्थिक तंत्र का जो निर्माण करते हैं उनको भी संसाधन भूगोल का ज्ञान अति आवश्यक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।